डियर स्टूडेंट, आज हम डिप्लोमा थर्ड ईयर के सब्जेक्ट ME 301 रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के फर्स्ट यूनिट प्रिंसिपल्स ऑफ रेफ्रिजरेशन के अंदर सेकंड टॉपिक 1.2 मेथड्स ऑफ रेफ्रिजरेशन के रिमेनिंग जो मेथड्स है उनके बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। हमने पिछली क्लास में जो प्रशीतन की विधियाँ मेथड्स ऑफ रेफ्रिजरेशन में फर्स्ट जो 6 मेथड्स हैं A से F तक, यह हमने पढ़ लिए थे। ड्राई आइस रेफ्रिजरेशन, इवोपरेटिव रेफ्रिजरेशन, एयर एक्सपेंशन और गैस थ्रॉटलिंग और स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन। आज हम द्रव गैस प्रशीतन, भाप संपीड़न प्रशीतन, भाप अवशोषण और ताप विद्युत प्रशीतन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं लिक्विड गैस प्रशीतन क्या है। द्रव गैस या लिक्विड गैस प्रशीतन, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो इस तरीके की गैसें अक्रिय गैसें लेते हैं जो कि नॉन टॉक्सिक, जहरीली नहीं होनी चाहिए, उन गैसों को द्रव अवस्था में हम यूज़ करते हैं और स्प्रे करवाते हैं एक इस एरिया में जिसको हमें ठंडा करना है। वहाँ से वो गैसेज क्या होगी, अपनी द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होगी और उष्मा का अवशोषण करेगी। तो जितनी अमाउंट ऑफ उष्मा का जो है ये अवशोषण करेगी, उतना ही उस एरिया को ठंडा करेगी और फिर हम इन गैसेज को एटमॉस्फेयर में छोड़ देंगे। तो इस तरीके से हमें ये कंडीशन मस्ट है कि जो गैसेज है वो नॉन टॉक्सिक या जहरीली नहीं होनी चाहिए, ताकि वो एटमॉस्फेयर में हार्म नहीं करे और खाद्य जो पदार्थ हैं जिनके ऊपर हम स्प्रे कर रहे हैं उन्हें भी वो कोई क्षति नहीं पहुंचाए, न उनके खाने वालों को कोई क्षति पहुंचाए। तो इसके लिए हम करेंगे क्या कि इंसुलेटेड जो है सिलेंडर में भरी द्रव गैस, जैसे कि द्रव नाइट्रोजन, द्रव कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसें हो सकती हैं, को रेफ्रिजरेटर स्पेस में स्प्रे कराया जाता है। द्रव गैस वहाँ से उष्मा अवशोषित कर वाष्प में बदलती है, जिससे वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है और वह स्थान ठंडा हो जाता है। जनरली इन्हें खाद्य पदार्थों के जो है परिवहन जो है उसके अंदर यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक जो है स्कीमेटिक डायग्राम बता रखा है कि यह कंटेनर या कैबिनेट या ट्रक का जो पोर्शन है जिसके अंदर खाद्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें एक हाई प्रेशर जो है सिलेंडर जो है इंसुलेटेड सिलेंडर रखा हुआ होगा, जिससे क्या है हीट एक्सचेंज नहीं हो, इसीलिए इंसुलेटेड होगा वो। उसमें हाई प्रेशर जो है नाइट्रोजन गैस का ये सिलेंडर दे रखा है, जिसके अंदर वो हाई प्रेशर जो रेड जो है सिंबल से बता रखा है कि लिक्विड फॉर्म में होगी, और ऊपर की तरफ हाई प्रेशर वेपर फॉर्म में जो ऑरेंज कलर दे रखा है उसके अंदर यह वेपर फॉर्म में होगी। जब ये सिलेंडर से बाहर निकलेगी तो यह लो प्रेशर जो है वेपर और वहाँ से फिर यह लिक्विड जो है फॉर्म में स्प्रे होगी। जिस एरिया में हमें कूल्ड जो स्पेस है यह, इस एरिया को हमें ठंडा करना है। इसमें ये जो ब्लू कलर के दे रखे हैं यहाँ पे यह स्प्रे हेडर्स लगा रखे हैं, नोजल, जिनके द्वारा यह इसमें स्प्रे होगी। साथ हमने टेम्परेचर सेंसिंग एलिमेंट लगा रखा है कि टेम्परेचर वो मेंटेन हो जाएगा तो ये वापस से जो स्प्रे है वो रुक जाएगा और टेम्परेचर फिर से राइज होने पर यह स्प्रे स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक कंट्रोल बॉक्स भी लगा रखा है जो कि ऑन ऑफ जो कंडीशन है और सिग्नल जो है सेंसर के अकॉर्डिंग वो देगा और जो इंसुलेटेड सिलेंडर से स्प्रे होना और ना होना जो है वो कंट्रोल होगा। इस कैबिनेट को हमने यह इंसुलेशन प्रोवाइड कर रखा है ताकि क्या है एटमॉस्फेयर के साथ जो हीट एक्सचेंज है वो कम से कम 0 हो, और इस तरीके से इसके अंदर हम क्या करेंगे, लिक्विड जो है गैसेज जो है उनका स्प्रे करवाएंगे और वह वेपर कंडीशन में कन्वर्ट होते समय हीट लेके कन्वर्ट होगी और उसे हम फिर बाद में एटमॉस्फेयर में उन्हें छोड़ देंगे। तो इस तरीके से हमें कूलिंग जो है रेफ्रिजरेशन मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वेपर जो है कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन और नेक्स्ट है वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन। ये दोनों जो है हमारे नेक्स्ट सेकंड चैप्टर के अंदर डिटेल में होंगे। कुछ जो है जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या है, तो नाम से स्पष्ट है वेपर कंप्रेशन, यानी इसके अंदर जो भी रेफ्रिजरेंट यूज़ करेंगे उसका कंप्रेशन किया जाएगा, उसे एक्सपेंड करके उसका लो टेम्परेचर प्राप्त किया जाएगा और इस लो टेम्परेचर वाले लिक्विड को जब हम इवोपरेटर से फ्लो करवाएंगे तो हीट लेगा और कन्वर्ट होगा वेपर में, और इस तरीके से यह प्रोसेस होता रहेगा। तो देखते हैं हम क्या होगा
कि इस विधि में रेफ्रिजरेंट बार बार एक ही चक्र में द्रव से वाष्प अवस्था में बदलता है और ऊष्मा का अवशोषण करता है। यह यांत्रिक प्रशीतन भी कहलाता है, क्योंकि इसमें जो हम कंप्रेसर यूज़ करेंगे गैस का प्रेशर बढ़ाने के लिए, वह हम कंप्रेसर जो है उसे इलेक्ट्रिकल पावर या कोई ना कोई यांत्रिक जो है डिवाइसेज लगी होगी। कंप्रेसर खुद एक यांत्रिक डिवाइस होगा, मैकेनिकल इक्विपमेंट है जिसको हम इलेक्ट्रिकल पावर से रन करवाएंगे, इसीलिए इसे यांत्रिक जो है जो डिस्प्लेसमेंट वर्क हो रहा है, इसीलिए इसे यांत्रिक प्रशीतन भी कहते हैं। और यह विधि जनरली घरेलू रेफ्रिजरेटर जो फ्रिज हैं और वातानुकूलन प्लांट जो एयर कंडीशनिंग एसी प्लांट्स हैं अलग अलग, उन सभी में, और घरेलू रेफ्रिजरेटर मतलब मैक्सिमम हर जगह आसपास हम देखेंगे तो वेपर कंप्रेशन जो है रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूज़ होता है। इसमें मैं बार बार वर्ड यूज़ कर रहा हूँ रेफ्रिजरेंट वो क्या है, वर्किंग फ्लूइड है। जैसे कि स्टीम जो है बॉयलर के अंदर हम करके, स्टीम पावर प्लांट है उसके अंदर स्टीम एज ए वर्किंग फ्लूइड होता है जो कि टरबाइन को रन करता है। सिमिलरली यहाँ पर वह पदार्थ जो भी है जो क्या करें, किसी एक क्लोज साइकिल में बार बार अपनी अवस्था परिवर्तन करे और कूलिंग प्रोवाइड करे, उसे कहते हैं रेफ्रिजरेंट। तो यहाँ पर जो केमिकल यूज़ हो रहे हैं रेफ्रिजरेंट के तौर पर वो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अमोनिया गैस NH3, R12 और R134। तो यह R12 और R134 क्या है, यह इनका नामकरण होता है रेफ्रिजरेशन का, जो कि हम डिटेल में आगे जो नॉमेनक्लेचर ऑफ रेफ्रिजरेंट है उसमें पढ़ेंगे। तो यह जो है फ्रीऑन गैस के समूह होते हैं जो कि एज ए रेफ्रिजरेंट यूज़ होते हैं। तो इनके अंदर क्या करेंगे, यह एक क्लोज साइकिल होगा जिसके अंदर क्लोज पाइप के अंदर ये रेफ्रिजरेंट बार बार सेम क्वांटिटी में यह सर्कुलेट होते रहेंगे और अपनी अवस्था परिवर्तन के दौरान जो है प्रशीतन प्रोवाइड करेंगे। तो हम इस डायग्राम में इसको देख लेते हैं कि कंप्रेसर दे रखा है, यहाँ से हम क्या करेंगे, वेपर जो है रेड से दे रखा है, ये कंप्रेस होगी, फिर कंप्रेशन के कारण प्रेशर तो इंक्रीज़ हो गया है, लेकिन यहाँ पर इसका जो है ये कंडीशन जो है वेपर टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो गया है। तो हमें टेम्परेचर कम करने के लिए कंडेंसर के अंदर हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पर जो है ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर हम एक्सपेंशन वाल्व के द्वारा जो है इसे और ठंडा करेंगे, सडन जो है थ्रॉटलिंग प्रोसेस करेंगे और यह लिक्विड और कुछ जो है वेपर पार्टिकल होंगे इसमें, उसमें चेंज जाएगी। लेकिन ये कौन से पे है, बहुत ही लो टेम्परेचर पर। यहाँ जो है ये लिक्विड जो हुआ है वहाँ पर जो रेफ्रिजरेंट है वो बहुत ही लो टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में है। जब यह इवोपरेटर में से गुजरेगा यहाँ से, जो कि मेन अपना रेफ्रिजरेटेड स्पेस है जिसे ठंडा करना है, फ्रिज का जो अंदरूनी हिस्सा, और बाकी जो पोर्शन है वो पीछे की तरफ लगे होते हैं। तो रेफ्रिजरेटर इवोपरेटर में से गुजरेगा तो क्या होगा, क्यू क्वांटिटी ऑफ हीट जो है ये करेगा अवशोषित और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड से वेपर में। और जितनी हीट लेगा उतना एरिया इसको यहाँ पर रेफ्रिजरेटर स्पेस को ठंडा कर देगा। फिर से ये कंप्रेसर में जाएगा, फिर ये प्रोसेस बार बार चलता रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्यू क्वांटिटी ऑफ हीट जो है हमेशा अवशोषित करेगा और यह सराउंडिंग के अंदर जो है कुछ क्वांटिटी जो है यहाँ लो Q1 ये कर रहा है, Q2 ये सराउंडिंग में हम थ्रो करेंगे। तो इस तरीके से यह जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो था, क्लॉसेट स्टेटमेंट कि निम्न ताप से हम क्या है उच्च ताप की तरफ ऊष्मा का जो है फ्लो करवाएंगे और इसके लिए हमें क्या है आउटपुट जो है बाहरी वर्क जो है W वो हमें करना होगा, जो कंप्रेसर के फॉर्म में हम करेंगे, तभी यह पॉसिबल है। डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है वाष्प अवशोषण प्रशीतन, इसे भी हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें जो है डिफरेंस यह है कि जो पहले जो वाष्प कंप्रेशन जो था वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, उसकी तुलना में यहाँ पर कंप्रेसर के स्थान पर 3 जो इक्विपमेंट है वो नए हैं। वो हैं जनरेटर, जनित्र, यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको, संपीड़ित्र के स्थान पर अवशोषित्र, द्रव पंप और जनित्र जो है 3 चीज़ें नहीं यूज़ करते हैं। तो यह है जनित्र, जनरेटर, और नेक्स्ट एब्जॉर्वर या अवशोषित्र, और एक जो है द्रव पंप जो है। यह 3 चीज़ें हैं जो कि कंप्रेसर के स्थान पर ये जो चीज़ें हैं वो यूनिट यूज़ हो रही है। बाकी जो इसमें है वो सेम कंडेंसर इसमें भी लगा होगा, एक्सपेंशन वाल्व लगा हुआ है और यह इवोपरेटर वाष्पित्र लगा होगा जो कि मेन अपना रेफ्रिजरेटेड स्पेस है। होगा क्या इसमें भी, तो इसके अंदर भी हम क्या है ऊष्मा ऊर्जा का प्रयोग प्रशीतन के लिए किया जाता है। किसका, ऊष्मा ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है प्रशीतन के लिए। और ये जनरली यूज़ होता है घरेलू और व्यावसायिक जो है, कॉमर्शियल और जो डोमेस्टिक दोनों हैं रेफ्रिजरेशन, उन दोनों में ये यूज़ होता है। इसमें जो रेफ्रिजरेंट यूज़ होते हैं वो 2 जो है कॉम्बिनेशन यूज़ किए जाते हैं। जैसे एक्वा अमोनिया सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है, यानी कि अमोनिया और वाटर का, या फिर लिथियम ब्रोमाइड सॉल्यूशन हो सकता है, या 3 फ्लूइड का भी आता है जिसमें हम अमोनिया
और H2O और हाइड्रोजन गैस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें होगा क्या, तो बेसिक आपको बता देता हूँ कि जनरेटर जो है यहाँ से क्या होगा, हीट हम देंगे, यह उसमें ऊर्जा का यूज़ किया जाता है। इसे हम इलेक्ट्रिक पावर के द्वारा कर सकते हैं या कोयले से भी गर्म कर सकते हैं। गर्म करने के बाद में यहाँ पर अमोनिया की गैस जो है वो आएगी, उसे कंडेंसर में ठंडा करेंगे तो यह यहाँ लिक्विड में चेंज होगी। फिर एक्सपेंशन वाल्व के बाद इसे और ठंडा कर देंगे तो यह यहाँ पर लिक्विड कंडीशन में यह प्रवेश करेगी, यहाँ पर बहुत ही ठंडी अवस्था में। और जब ये ठंडी अवस्था में लिक्विड जो है यहाँ प्रवेश करेगा इवेपोरेटर में, तो यहाँ से क्या लेगा, क्यू क्वांटिटी ऑफ हीट ले लेगा, इसको ठंडा कर देगा, यहाँ पर खुद गर्म हो जाएगी। तो यहाँ पर रेड बता रखा है ये, यहाँ पर ये जो हाई टेम्परेचर पर फिर से अमोनिया वेपर है और इसे यहाँ एब्जॉर्बर में से पास करेंगे। तो एब्जॉर्बर के अंदर हम क्या है, लिक्विड यूज़ करेंगे जो वाटर को। तो ये क्या होगा, अमोनिया जो है वेपर वो जल्दी अवशोषित होगी और फिर से इसे पंप करके हम भेज देंगे जनरेटर में। और जो रिटर्न जो है यहाँ से पानी जो बचेगा वो यहाँ आ जाएगा और अमोनिया जो है वो आगे फ्लो हो जाएगी। और ये एब्जॉर्बर जो है जैसे जैसे अवशोषित करेगा टेम्परेचर, इसके कूलेंट जो है यूज़ करेंगे जो कि इसे एब्जॉर्बर को अवशोषित को ठंडा करेगा। डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे वैसे। तो ये इस तरीके से बेसिक जो है वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल वर्क करता है। और लास्ट जो है मेथड है रेफ्रिजरेशन का वो है ताप विद्युत प्रशीतन या थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन। हम जो है थर्मल जो प्रोसेस और साथ साथ में जो है इलेक्ट्रिकल पावर को यूज़ करते हुए भी रेफ्रिजरेशन कर सकते हैं। तो उसके लिए हम जानना होगा कि पेल्टियर इफेक्ट होता है जिसके अंदर दो असमान जो धातुएं हैं, दो असमान धातुओं को जब हम डिस्ट धारा या जो है डायरेक्ट करंट यदि हम सप्लाई करते हैं तो उसके कारण क्या होगा, उसकी अलग अलग संधियों पर हीटिंग और कूलिंग जो है वह प्रभाव उत्पन्न होता है। और ये डिपेंड करेगा कि धारा जो हम करंट सप्लाई कर रहे हैं वो किस डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो इस फिनोमेना का यूज़ करते हुए ये पर्टिकुलर किन्हीं किन्हीं मटेरियल जो है धातुएं हैं, मेटल्स हैं, उनके अंदर ये होता है। तो इसका यूज़ करके भी हम जो है रेफ्रिजरेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन इससे जो रेफ्रिजरेशन प्रोवाइड होगा वो बहुत ही कम डिग्री जो है उसमें तापमान कम होता है। इसीलिए अव्यावसायिक जो है प्रशिक्षितों और प्रायोगिक जो प्रैक्टिकल्स जो लैब्स वगैरह हैं उनके अंदर समझाने के लिए इसे यूज़ करते हैं। कॉमर्शियली इसका यूज़ नहीं होता है। तो उसमें होगा क्या कि यहाँ पर एक ये जो है डीसी बैटरी लगी हुई है, यहाँ से डायरेक्ट करंट सप्लाई कर रही है। तो हमने जब करंट सप्लाई किया तो दो असमान धातुएं हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे एक जो इसका जंक्शन है, दोनों धातुओं के जो ब्लैक दिख रही है उनके एक तरफ जो जॉइंट है वहाँ पर शीत संधि, और एक जो है जॉइंट इसका यहाँ पर ये शीत संधि, और दूसरा जो ये असमान धातुएं हैं इनका दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पर गर्म संधि या जो जंक्शन वो बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बैटरी के कारण एक जो संधि है एक तरफ गर्म और दूसरा जो है ठंडा हो जाएगा। और जो ठंडी जो शीत संधि है वो क्या करेगी, ठंडी होने के कारण उष्मा को अवशोषित करेगी। तो इसीलिए जहाँ से अवशोषित करेगी उस जगह का तापमान क्या हो जाएगा, कम। तो इस तरीके से हम थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर जो है प्रशीतन जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। इनके लिए जनरली जो यूज़ होते हैं मटेरियल वो है कॉमन थर्मोइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज्ड एज सेमीकंडक्टर आर बिस्मिथ टेलुराइड, लेड टेलुराइड, सिलिकॉन जर्मेनियम एंड बिस्मिथ एंटीमनी एलॉयज। जनरली जो मैक्सिमम यूज़ होता है वो होता है बिस्मिथ टेलुराइड जो है, इनका कॉम्बिनेशन यूज होता है। तो इस तरीके से हम जो है इलेक्ट्रिक थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा भी रेफ्रिजरेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरीके से सारे जो मेथड्स हैं रेफ्रिजरेशन के वो यहाँ पे कंप्लीट हुए। अब हम नेक्स्ट जो दो टॉपिक इसके और रहे हैं, कैपेसिटी किस तरीके से डिसाइड होती है और यूनिट क्या होती है रेफ्रिजरेशन की, उसे हम देखते हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं 1.3 जो सब यूनिट है रेफ्रिजरेटिंग मशीनों की इकाइयाँ, यूनिट्स ऑफ रेफ्रिजरेटिंग मशीन। हम कोई भी बाज़ार में फ्रिज लेने जाएं या एयर कंडीशनिंग प्लांट लेने जाएं तो उसकी कैपेसिटी किस तरीके से या क्या यूनिट में डिफाइन करते हैं हम कि कितना ठंडा वो किसी स्पेस को कर सकता है। तो हमने जनरली वर्ड सुना होगा टन, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, कि इतने टन का एसी है ना। तो वो टन जो है यहाँ पर वो टन भार के फॉर्म में यूज़ होने वाला नहीं है। तो फिर ये टर्म यहाँ आई कैसे, तो प्राचीन काल में जब इनिशियली जब ज़्यादा जो रेफ्रिजरेशन यूज़ होता था हर एक के पास यूनिट्स नहीं थी, तो किसी एक फैक्ट्री में एक जगह ही जो है
बर्फ़ जो है वो उत्पन्न की जाती थी और उस बर्फ़ को लोग यूज़ करते थे एज ए रेफ्रिजरेशन के लिए। तो बर्फ़ की जो वेट है उस बेसिस पे इसे डिफ़ाइन किया गया था, इसीलिए 1 टन जो है वो 1000 किलो जो बर्फ़ का स्लैब वगैरह था उसके संदर्भ में यूज़ किया जाता है। तो किस तरीके से क्या होता है इसे हम पढ़ते हैं कि रेफ्रिजरेटिंग मशीन की इकाई सामान्यतः प्रशीतन टन या टन ऑफ रेफ्रिजरेशन में व्यक्त की जाती हैं। होती क्या है टन ऑफ रेफ्रिजरेशन या 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है? यदि किसी मशीन द्वारा 24 घंटे की अवधि में 0 डिग्री ताप वाले 1 टन पानी से 0 डिग्री ताप वाली बर्फ़ बनाई जाए तो उस मशीन की क्षमता 1 टन ऑफ प्रशीतन होती है। कहने का अर्थ यह है कि एक मशीन अपन लाएं और उसकी क्षमता यदि 1 टन है, इसका मतलब वह 24 घंटे के अंदर हम यदि 0 डिग्री तापमान वाला पानी जो है 1 टन भर के हम रख दें तो वो 1 टन बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाएगा। या ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि 1 टन का जो बर्फ़ का स्लैब है वो 24 घंटे के अंदर पिघल कर 0 डिग्री जो है पानी में कन्वर्ट हो जाता है तो जितना कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है वो कहलाता है 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। इस तरीके से ये हो जाएगा, यानी कि ये कंटेनर है, इसके अंदर हमने 1 टन जो लिया हुआ है पानी और 24 घंटे के अंदर 24 आवर्स 24 घंटे के अंदर यदि यह जो है क्यूब बन जाए बर्फ़ का तो यह इस मशीन की क्षमता कितनी हो जाएगी 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। अब इसे हम मैथमेटिकली बताएंगे तो क्या होगा, तो बर्फ़ की जो गुप्त ऊष्मा है उसे हम जानते हैं कितना होता है कि 1 केजी बर्फ़ जो है 335 किलो जूल जो है ऊष्मा को यदि रिजेक्ट करेगी तो बर्फ़ में कन्वर्ट होगी, या बर्फ़ से पानी बनेगी तो इतना अवशोषित करेगी तब वो पानी में कन्वर्ट होगी। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न जो है वो कहलाती है। तो हम देख रहे हैं कि 0 डिग्री पर पानी है 1 टन, उसको बदलना है बर्फ़ में तो क्या होगा, 1 किलो जो पानी है वो कितना लेगा 335 किलो जूल जो ऊष्मा है उसके अंदर से निकालनी होगी तब वो बर्फ़ में बदलेगा। अब 1000 किलो पानी है तो क्या हो जाएगा, 1 टन है, 1 टन यानी 1000 किलो, तो 1 प्रशीतन टन क्या हो जाएगा 1000 किलो। 1 से जो है कितनी 1 किलो से कितना होता है 335, तो 1000 किलो से हमें कितनी ऊष्मा निकालनी होगी 335 इंटू 1000। 24 घंटे की बात हो रही है तो जो हम उसे यदि पर सेकंड के लिए बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 घंटे की बात हो रही है तो 24 से डिवाइड कर दिया और 1 घंटे में मिनट कितने होंगे 60 मिनट, तो यहाँ 60 से ही इसको 24 को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये जो आंसर आ गया 1000 इंटू 335 बटा 24 इंटू 60, तो ये जो आंसर आ जाएगा किलो जूल ऊपर जो है टर्म एनर्जी और नीचे हमने इसको घंटे को मिनट में चेंज कर दिया है इसलिए मिनट, तो 232.3 किलो जूल पर मिनट, यानी 1 मिनट के अंदर यदि 232.3 किलो जूल एनर्जी हम यदि ऊष्मा अवशोषित करें तो 24 घंटे में वो पानी वो बर्फ़ बन जाएगा। तो इस वैल्यू को हम जनरली मैथमेटिकल कैलकुलेशन में 5 के इंटीजर में हम जनरली 232.3 नहीं लेके 210 किलो जूल पर मिनट लेते हैं। और सेकंड की बात करोगे तो फिर से इसको जो है 1 मिनट कितने सेकंड हो जाएंगे, 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड, तो फिर से इसको 60 से डिवाइड कर देंगे और तो क्या आंसर आ जाएगा 3.5 और वो हो जाएगा किलो जूल पर सेकंड यानी कि किलो वाट। आंसर क्या हो जाएगा 232.3 डिवाइड बाय 60, तो जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा किलो जूल पर सेकंड, तो ये हो जाएगा किलो जूल पर सेकंड वाट, तो किलो वाट में। तो हम 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एक तो 1 प्रशीतन टन इक्वल्स टू 210 किलो जूल पर मिनट या 3.5 किलो वाट, ये याद रखना है हमें मैथमेटिकल जो भी कैलकुलेशन करनी है तो उसमें यदि टन ऑफ रेफ्रिजरेशन में हमें यूनिट चेंज करनी है तो 3.5 जो है मल्टीप्लाई या डिवाइड जिस तरीके से हम करेंगे उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि 1 टन ऑफ जो है 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इक्वल्स टू हो जाएगा 210 किलो जूल पर मिनट या 3.5 किलो वाट जो है उसके बराबर होगा। तो इस तरीके से हम यदि अब बोले कहीं पे AC जो है 1 टन का है 1.5 टन का है तो उसके हिसाब से हम किलो वाट में उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो लास्ट टॉपिक है इसका वह है प्रशीतन मशीनों का निर्धारण किस तरीके से किया जाता है, रेटिंग ऑफ रेफ्रिजरेशन मशीन्स। तो हम किस तरीके से रेटिंग देंगे, तो हमने जो पिछला जो टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड है ये कि हम जानते हैं किसी रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम का कार्य
उसका बेसिक कार्य क्या है, बंद स्थान से ऊष्मा का निष्कासन करना होता है तथा किसी रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम द्वारा किसी बंद स्थान से ऊष्मा निष्कासित करने की क्षमता को ही उस सिस्टम की रेटिंग कहा जाता है। किसी भी सिस्टम की रेटिंग जो है वो क्या होगी, उसका निर्धारण कैसे करेंगे कि वो कितनी ऊष्मा है वो किसी बंद स्थान से निष्कासित कर सकता है। जितनी ऊष्मा निष्कासित करेगा, यहाँ से वहाँ से अवशोषित करेगा, उतना उतना उसको ठंडा करेगा। यानी कि कोई भी रेफ्रिजरेटिंग मशीन अच्छी कब होगी, वो कितनी जो है उसको जल्दी ठंडा कर सके और कितना ठंडा कर सकती है, उस बेसिस पे हम उसकी रेटिंग डिफाइन करेंगे। तो वहाँ से हम ऊष्मा कितनी अवशोषित करेगा उससे हम डिफाइन कर देंगे कि यह एसी एयर कंडीशनिंग अच्छा है या ये फ्रिज है वो अच्छा है। तो ऊष्मा निष्कासन है उसके बेसिस पे डिफाइन करते हैं। और इसे हमने पढ़ा ही था अभी कि ऊष्मा निष्कासित जो है उसको फिर हमने टन में जो कन्वर्ट किया, इसीलिए इसे ऐसा ही सिस्टम में किलोवाट या किलो जूल पर सेकेंड जो बताया था उसमें व्यक्त किया जाता है। यानी कि जो रेटिंग जो है मशीनों का निर्धारण वो हम कर सकते हैं प्रशीतन टन में, या तो किलोवाट किलो जूल पर सेकेंड में, या टन ऑफ रेफ्रिजरेशन में भी जो है उनकी रेटिंग दे सकते हैं कि वह कितनी हीट जो है ऊष्मा है वो निष्कासित जो है कर सकती हैं। उसकी क्षमता जो होगी, कैपेबिलिटी कि वो कितनी हीट ले पा रही है, वही उसकी कहलाएगी रेटिंग। रेफ्रिजरेशन मशीन की रेटिंग है जो वह कहलाती है। तो इस तरीके से हमारी जो फर्स्ट यूनिट है डिप्लोमा थर्ड ईयर की वो कंप्लीट हुई, जिसमें हमने पढ़ा कि फर्स्ट तो बेसिक रेफ्रिजरेशन है क्या, वो चीज़ पढ़ी। उसके बाद में हमने हीट पंप और हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर क्या है, सीओपी क्या होता है, फिर डिफरेंट जो टाइप्स हैं रेफ्रिजरेशन के मेथड्स क्या क्या हैं वो पढ़े। फिर जो रेफ्रिजरेशन की यूनिट्स है कि किस में हम डिफाइन करते हैं, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है उसे पढ़ा। और लास्ट में कैपेसिटी जो है मशीनों की जो रेटिंग है वो किस तरीके से डिफाइन करते हैं वो हमने पढ़ा। इस तरीके से यह जो है प्रथम अध्याय जो है आपका रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग जो है ME 301 का वो कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।